कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेशन हो रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पहुँच तक लाएँ जिससे उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। प्यारे दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोशिश करें कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट के हर वीडियो को जो आप लोग तक पहुँचाई जा रही है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पूरे जोरों से लगा हुआ है, बहुत जोरों खेमों से लगा हुआ है दोस्तों। बात समझे, बहुत ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है द सक्सेस पॉइंट डेट, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो सके, जल्दी से जल्दी अचीवमेंट आपको मिल सके। आप जिस चीज़ का सपना देख के रखें, आपके सपने को पूरा किया जा सके दोस्तों। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज और महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके बीच में डिस्कशन करता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पुर्तगालियों के इतिहास से संबंधित है। आइए देखते हैं पुर्तगालियों का इतिहास। तो पहले दोस्तों, पुर्तगाली पहले यूरोपी थे जिन्होंने भारत एक सीधे समुद्र मार्ग की खोज की थी। बात समझ में आई? पुर्तगाली पहले ऐसे यूरोपी थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्र मार्ग की खोज की थी। 20 मई की बात है कि 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। बात समझ में पहले दोस्तों, जो पुर्तगाली था कौन, वास्को डी गामा, वो 1498 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था, जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। यानी कि जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा, वो 1498 में कालीकट पहुंचा था। कालीकट क्या है प्यारे दोस्तों? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्र बंदरगाह है। वहाँ का स्थानीय राजा कौन था? जमोरिन। तो जमोरिन ने क्या किया था? उसका स्वागत किया था और कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए थे। यानी जो समुद्री बंदरगाह जहाँ स्थित है वो कहाँ है? कालीकट। और कालीकट का स्थानीय राजा कौन था? जमोरिन। तो जमोरिन ने पुर्तगाली वास्को डी गामा का स्वागत किया था और उसे कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए थे। भारत में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा सामान से लदे एक जहाज़ के साथ वापस लौट गया और उस सामान को उसने यूरोपीय बाजार में अपनी यात्रा की कुल लागत के 60 गुने दाम में बेचा। यानी जो वास्को डी गामा भारत आया था तो वो सिर्फ 6 महीने तक भारत में रहा, और जब वो भारत से लौटा तो उसने क्या किया कि जो भारत से सामान लेके गया था उसको उसने यूरोपीय बाज़ार में अपनी यात्रा के कुल लागत के 60 गुने दाम में बेचा। यानी अगर जो यहाँ मान लीजिए 2 रुपये की चीज़ थी तो उसने वहाँ कितने की बेच दी? 120 रुपये में बेच दी। बस समझ आई? ऐसे उसने 60 गुने दाम पर बेचा, 60 गुने दाम पर बेचा। चलिए आगे चलते हैं। पहले दोस्तों, 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार फिर भारत आया और उसने कन्नानौर में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा की और उसने कन्नानौर में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत में कालीकट, कन्नौर और कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्र के रूप में उभरे। यानी जो पुर्तगाली का जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो कौन था? कालीकट, कन्नौर और कोचीन। अरब व्यापारी पुर्तगालियों की सफलता और प्रगति से जलने लगे और इसी जलन ने स्थानीय राजा जमोरिन और पुर्तगालियों के बीच शत्रुता को जन्म दिया। पहले उनके बीच में दोस्ती थी, पर जलन की वजह से पुर्तगालियों की सफलता जब ज़्यादा होने लगी, उनकी प्रगति ज़्यादा होने लगी, तो जमोरिन जो था वो उनसे जलने लगा, जिसकी वजह से उनके बीच में शत्रुता उत्पन्न हो गई। यह शत्रुता इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। राजा जमोरिन को पुर्तगालियों ने हरा दिया। जो राजा जमोरिन था उसको पुर्तगालियों ने हरा दिया और इसी जीत के साथ पुर्तगालियों की सैनिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। जब पुर्तगालियों ने राजा जमोरिन को हटा दिया, जो कि दक्षिण पश्चिम का एक बहुत जाना माना राजा था, उसको जब पुर्तगालियों ने हरा दिया तो पुर्तगालियों की जीत के साथ पुर्तगालियों की सैनिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय कैसे हुआ। बात समझ में आई? तो 1505 ईस्वी की बात है कि फ्रांसिस्को 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर को नियंत्रित करना।
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया और फ्रांसिस्को द अल्मीडा की जो नीति थी उसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, हिंद महासागर को कंट्रोल करना। 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा की जगह अल्बुर्बर्ग को भारत का गवर्नर बनाया गया, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में किसने किया था, अल्बुर्बर्ग ने किया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने किया था। बस समझे, अल्बुर्बर्ग भी कहीं कहीं लिखा रहता है पर वो अल्बुकर्क होता है दोस्तों। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बच्चों अल्बुकर्क को। बात समझ आई। प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों, जो बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है दोस्तों। खुद जुड़िए इस चैनल से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। वन लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बाद में गोवा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का मुख्यालय बन गया। तटीय क्षेत्रों पर पकड़ और नौसेना की सर्वोच्चता ने भारत में पुर्तगालियों के स्थापित होने में काफ़ी मदद की। यानी जो उनकी नौसेना शक्ति थी वो काफ़ी मजबूत थी पुर्तगालियों की, और तटीय क्षेत्रों पर उनकी पकड़ भी मजबूत थी, जिसके वजह से पुर्तगालियों का जो ये मान की चीज़ चलिए कि जो प्रभुत्व, एक तरफ से कह सकते हैं कि पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व स्थापित हुआ था भारत में, वो इसी कारण से हुआ था कि उनकी नौसैनिक शक्ति जो थी वो काफ़ी सर्वोच्चता थी, काफ़ी मजबूत थी, और तटीय क्षेत्रों पर पकड़ मजबूत थी। बात समझ में आ रही। आगे चलते हैं। 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगालियों ने न केवल गोवा, दमन दीव और सालसेट पर भी कब्जा कर लिया, बल्कि भारतीय तट के सहारे विस्तृत बहुत बड़े क्षेत्र को भी अपने प्रभाव में ले लिया। बात समझी। ये जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया, भारतीय तट के बहुत बड़े क्षेत्र को भी अपने प्रभाव में ले लिया। अब देखते हैं पुर्तगाली शक्ति का पतन कैसे हुआ। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकी, क्योंकि नए यूरोपीय व्यापारिक प्रतिद्वंदियों ने उनके सामने चुनौती पेश की थी। विभिन्न व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के बीच हुए संघर्ष में पुर्तगालियों को अपने से शक्तिशाली और व्यापारिक दृष्टि से अधिक सक्षम प्रतिद्वंदी के समक्ष समर्पण करना पड़ा, और धीरे धीरे वे सीमित क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों। विभिन्न व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जो बहुत सारे जो उनके दूसरे प्रतिद्वंदी थे उनके बीच में संघर्ष हुआ पुर्तगालियों और प्रतिद्वंदियों के बीच, और पुर्तगालियों को अपने शक्तिशाली और व्यापारिक दृष्टि से अधिक सक्षम होने के कारण पुर्तगालियों को उनके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, और धीरे धीरे वे सीमित क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए। आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों, पुर्तगाली शक्ति के पतन के जो मुख्य कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है प्यारे दोस्तों, पुर्तगाल एक देश के रूप में इतना छोटा था कि वह अपने देश से दूर स्थित व्यापारिक कॉलोनी को भार को वहन नहीं कर सकता था। यानी पुर्तगाली एक छोटा सा देश था और वह अपने देश से दूर स्थित व्यापारिक कॉलोनी के भार को, यानी कि दूर स्थित जो व्यापार था उसको वहन नहीं कर सकता था। इसकी वजह से उसके पतन हुआ। दूसरा है, उनकी समुद्री डाकुओं के रूप में प्रसिद्धि ने स्थानीय शासकों के मन में उनके विरुद्ध शत्रुता का भाव पैदा कर दिया। यानी समुद्री डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे पुर्तगाली, जिसकी वजह से जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उनके विरुद्ध शत्रुता पैदा हो गई। यानी दोनों के बीच में क्या हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई। इस वजह से भी पुर्तगाली शक्ति का पतन हो गया। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों की कठोर धार्मिक नीति ने उन्हें भारत के हिंदू और मुसलमानों दोनों से दूर कर दिया। यानी पुर्तगालियों की जो धार्मिक नीति थी वो इतनी कठोर थी कि उन्होंने भारत के हिंदू और मुस्लिमों से उनको दूर कर दिया। किसको, पुर्तगालियों को। आगे है, इसके अतिरिक्त डच और ब्रिटिशों के भारत में आगमन ने भी पुर्तगालियों के पतन में योगदान दिया। यानी कि जो डच थे, जो ब्रिटिश थे, जब वो भारत में आ गए तो पुर्तगालियों की शक्ति का क्या हो गया, पतन होने लगा। ठीक, आगे है। विडंबना तो यह थी कि पुर्तगाली शक्ति जो भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्तियों में से एक थे, वहीं 1961 ईस्वी में भारत से लौटने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति भी थी। यानी कि जब पुर्तगाली कौन थे, पुर्तगाली शक्ति जो पुर्तगाल शक्ति थी वो भारत में आने वाली पहली शक्ति थी, पहली यूरोपीय शक्ति थी, और जाने वाली भी पहली यूरोपीय शक्ति थी। आए तो 1498 में, तो गए कब थे, 1961 में।
तो जब भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव को उनसे पुनः अपने कब्जे में ले लिया। तो भारत सरकार ने क्या किया, जब यूरोपीय शक्ति का पतन होने लगा, कौन सी शक्ति, पुर्तगाली शक्ति का, तो क्या होने लगा, सरकार ने गोवा, दमन और दीव को उनसे पुनः अपने कब्जे में ले लिया। आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों, भारत को पुर्तगालियों की देन, यानी भारत को पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया। पहला है, उन्होंने भारत में तंबाकू कृषि प्रारंभ किया। उन्होंने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के कैथोलिक धर्म का प्रसार किया, यानी भारत में उन्होंने तंबाकू की कृषि दी और पश्चिमी और यूरोपीय तट पर कैथोलिक धर्म का प्रसार किया। उन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। 1555 की बात है, गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित की थी, पुर्तगालियों ने। द इंडियन मेडिसिनल प्लांट पहला वैज्ञानिक कार्य था जिसका प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा से किया गया था। द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पहला वैज्ञानिक कार्य था जिसका प्रकाशन 1563 में गोवा से किया गया था। प्यारे दोस्तों, अगला है, सर्वप्रथम उन्होंने ही कार्टेज प्रणाली के माध्यम से यह बताया कि कैसे समुद्र और समुद्री व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित की जाए। इस प्रणाली के तहत कोई भी जहाज अगर पुर्तगाली क्षेत्रों से गुजरता है तो उसे पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें, बात समझ आ रही, क्या लेना पड़ेगा, पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, यानी कि उन्हें पुर्तगालियों से क्या लेना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगला है दोस्तों, वे भारत और एशिया में एशियाई धर्म का प्रचार मान लीजिए कि प्रचार करने वाले प्रथम यूरोपी थे। यानी भारत और एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थे, पुर्तगाल थे, या पुर्तगाली थे, ये भी कह सकते हैं। हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ से डचों का प्रारंभ हो रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। ऊपर तक क्या था आपका, वे भारत एवं एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति थे, ठीक। अब देखिए, पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपना कदम रखा। ऐतिहासिक दृष्टि से डच समुद्री व्यापार में निपुण थे। 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1610 ईस्वी में क्या हुआ, नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और डच सरकार द्वारा उसे भारत सहित ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान की गई। 1602 ईस्वी में सब कुछ हुआ था प्यारे दोस्तों कि डच सरकार के द्वारा भारत सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान की गई। अब देखेंगे डचों का उत्थान के बारे में। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों, डचों का उत्थान कैसे हुआ। तो 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी। कब की थी, 1605 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने भारत में अन्य भागों में भी अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डच सूरत और बंगाल की स्थापना क्रमशः 1616 और 1627 में की थी। डच ने सूरत की स्थापना 1616 में, बंगाल की स्थापना 1627 में की थी। डचों ने 1656 ईस्वी में पुर्तगालियों से सीलोन जीत लिया था और 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों के मालाबार तट पर स्थित किलों पर भी कब्जा कर लिया था। डचों ने पुर्तगालियों के जो मालाबार तट पर किला था उस पर भी कब्जा कर लिया था। कब, 1661 में, बात समझे, 1671 में पुर्तगालियों के मालाबार तट पर भी डचों ने कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों से नागापट्टनम जीतने के बाद डच काफ़ी सक्षम हो गए। दक्षिण भारत में माफ़ कीजिएगा, जो डच थे वो काफ़ी सक्षम हो गए नागापट्टनम जीतने के बाद। दक्षिण भारत में अपना पैर जमा लिए। उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभ कमाया। कौन, डचों ने काली मिर्च मसालों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित किया और आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभ अर्जित किया। कपास, अफीम और नील रेशम और चावल वे प्रमुख भारतीय वस्तुएं हैं जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। बात समझे मेरे दोस्तों, डचों द्वारा किया जाता था। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा नोट्स आप बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, देखते हैं डच सिक्के के बारे में। तो डचों ने भारत में रहने के दौरान सिक्कों की ढलाई पर भी हाथ आजमाए। जैसे उनके व्यापार में वृद्धि होती गई, उन्होंने कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पांडिचेरी और पुलिकट में टकसालों की स्थापना की, यानी जहाँ के नोट छपते हैं
उसे टकसाल कहते हैं। टकसालों की भी स्थापना कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पांडिचेरी में डचों ने ही स्थापित किया था। पुलिकट स्थित टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर यानी भगवान विष्णु के चित्र वाले सोने के पैगोड़ा सिक्के जारी किए गए। डचों द्वारा जारी किए गए सभी सिक्के स्थानीय सिक्का ढलाई के नमूनों पर आधारित थे। जो डचों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे वो स्थानीय सिक्के ढलाई के नमूनों पर आधारित होते थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि डचों ने जो टकसालें स्थापित की थी वो कहाँ कहाँ की थी? कोचीन में, मसूलीपट्टनम में, नागपट्टनम में, पांडिचेरी और पुलिकट में किया था। बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं। आगे पे दोस्तों डच शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी तक रही। पूर्व के साथ व्यापार में इन्होंने ब्रिटिश शक्ति के उदय ने डचों के व्यापारिक हितों के प्रति एक चुनौती प्रस्तुत की। जब ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ तो डच शक्ति का पतन होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इन संघर्षों में स्पष्ट रूप से ब्रिटिशों की विजय हुई, क्योंकि उनके पास अधिक संसाधन थे और डचों के पास अधिक संसाधन नहीं थे। तो इस कारण से डच शक्ति का जो पतन हुआ हो गया दोस्तों। और डच शक्ति का जो समय चला था वो 1605 से 1825 ईस्वी तक चला था। बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं। अम्बोयना में डचों द्वारा कुछ ब्रिटिश व्यापारियों की निस्सनार हत्या ने परिस्थितियों को और बिगाड़ दिया। यानी अम्बोयना में डचों के द्वारा क्या किया गया? कुछ ब्रिटिश व्यापारियों को हत्या कर दी गई, जिसके वजह से स्थिति और बिगड़ गई, परिस्थिति बिगड़ती चली गई। ब्रिटिशों द्वारा एक के बाद एक लगभग सभी डच क्षेत्रों को अपने कब्जों में ले लिया गया। आगे चलते हैं। आगे पे दोस्तों मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति की घोर पराजय। यानी कि जो मालाबार क्षेत्र था वहाँ से डच शक्तियों का किस तरह से पराजय हुई उसके बारे में देखते हैं। तो डच अंग्रेज संघर्ष के बीच त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1741 ईस्वी में कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया। यानी कि जो मालाबार क्षेत्र था वहाँ डच शक्ति के घोर पराजय कैसे हुई कि जब डच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के बीच त्रावणकोर के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, उनके द्वारा 1741 ईस्वी में कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजय हुई और उस पराजय होने के साथ मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का क्या हुआ? पतन हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ब्रिटिशों के साथ संधियां और संघर्ष कैसा रहा। हालांकि 1814 ईस्वी की एंग्लो डच संधि के तहत डच कोरोमंडल और डच बंगाल पुनः डच शासन के अधीन आ गए, लेकिन 1824 ईस्वी में हस्ताक्षरित एंग्लो डच संधि के प्रावधानों के तहत फिर से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए, क्योंकि इन संधि के तहत डचों के लिए 1 मार्च 1825 ईस्वी तक सारी संपत्ति और क्षेत्रों को हस्तांतरित करना बाध्यकारी बना दिया गया था। यानी कि 1825 ईस्वी तक सभी जो डच थे उनके द्वारा उनकी जो संपत्ति थी, जो क्षेत्र थे, उनको अंग्रेजों को ठीक है हस्तांतरित करना उनके लिए क्या हो गया था? बाध्य कर दिया गया था, ताकि वो हर हालत में उनको अपने नाम कर दें, यानी अंग्रेजों के नाम कर दें। तो दोस्तों 1825 के बीच डच भारत में अपने सभी व्यापारिक केंद्रों से वंचित हो गए। एक समझौते के तहत ब्रिटिशों ने आपसी अदला बदली के तरीके के आधार पर खुद को इंडोनेशिया के साथ व्यापार से अलग कर लिया और बदले में डचों ने भारत के साथ अपना व्यापार भी बंद कर दिया। बात समझ में आई? जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया? इंडोनेशिया के साथ व्यापार से खुद को अलग कर लिया और बदले में डचों ने भारत से अपने व्यापार को क्या कर लिया? बंद कर दिया। बात समझ में आ रही है? आगे चलो। अब देखेंगे दोस्तों भारत में डेनिश औपनिवेशिक क्षेत्र। तो डेनमार्क से संबंधित किसी भी व्यक्ति या वस्तु को डेनिश कहा जाता है। डेनमार्क द्वारा लगभग 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे गए। भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों में त्रंकोबार यानी तमिलनाडु, सेरामपुर यानी पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। जो कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप समूह को भारत में स्थापित किसने किया था? डेनिश बस्तियों में। बात समझ आई? डेनिशों ने स्थापित किया था। ये औपनिवेशिक क्षेत्र माना गया है। तो डेनमार्क से संबंधित किसी भी व्यक्ति या वस्तु को डेनिश कहा जाता है। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों डेनिश चार्टर्ड कंपनी के बारे में देख लेते हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 डेनिश चार्टर्ड कंपनियां थीं। कितनी कंपनियां थीं? 2 थीं। प्रथम कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका कार्यकाल 1616 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक चला।
डेनिश चार्टर्ड कंपनी की बात की जा रही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा चाय का आयात करती थी और उनमें से अधिकांश को अत्यधिक लाभ और अवैध तरीके से ब्रिटेन में बेचा जाता था। बात समझ आई? जो क्या करती थी, सबसे ज़्यादा चाय का आयात करती थी कौन? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों मिलकर चाय का अधिक से अधिक आयात करती थी। कंपनी का 1650 ईस्वी में विलय कर दिया गया, यानी दोनों को एक कर दिया गया। दूसरी कंपनी 1670 ईस्वी से लेकर 1729 ईस्वी तक सक्रिय रही। 1730 ईस्वी में एशियाटिक कंपनी के रूप में इसकी पुनः स्थापना की गई। 1730 ईस्वी में इन दोनों को जब एक कर दिया गया, फिर 1730 ईस्वी में एशियाटिक कंपनी के रूप में इसकी पुनः स्थापना की गई। 1732 ईस्वी में प्यारे दोस्तों इसे स्याही लाइसेंस प्रदान कर अगले 40 वर्षों के लिए आशा अंतरिप के पूर्व से होने वाले डेनिश व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। बस समझ आई? 1730 ईस्वी में इन्हें पुनः स्थापित किया गया। 1732 ईस्वी में इसे शाही लाइसेंस दिया गया और अगले 40 वर्षों के लिए आशा आंतरिक, ठीक है, के पूर्व से होने वाले डेनिश व्यापार पर, यानी कि जो आशा आंतरिक, यानी कि ये मान के चलें, ठीक है, आशा हम कर रहे हैं कि वहाँ से जो व्यापार होता है उस व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। बात समझ आई? तो आशा आंतरिक के पूर्व से 1750 ईस्वी तक भारत से लगभग 27 जहाज भेजे गए। कितने भेजे गए प्यारे दोस्तों? 27 जहाज भेजे, जिनमें से 22 जहाज सफलतापूर्वक यात्री पूरी करके कोपहेगन पहुँचे। जितने जहाज भेजे गए थे उसमें से 22 जहाज क्या सफलतापूर्वक यात्रा करी और यात्रा पूरी करके कहाँ पहुँचे? कोपेनहेगन पहुँचे। लेकिन 1722 ईस्वी में कंपनियों ने अपना एकाधिकार खो दिया था। 1722 ईस्वी में क्या किया था? उन्होंने अपना एकाधिकार खो दिया था। उसके बाद देखते हैं सेरारामपुर मिशन प्रेस। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि सेरारामपुर मिशन प्रेस की स्थापना एक ऐतिहासिक एवं युगांतरिक कदम था। सेरारामपुर में डेनिश मिशनरी के द्वारा 1799 ईस्वी में की गई थी। ये जो डेनिश मिशनरी है उसकी स्थापना 1799 ईस्वी में की गई थी। बात समझ आई? ये जो सेरारामपुर मिशन प्रेस है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेनिश मिशनरियों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1799 में। 1801 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक सेरारामपुर मिशन प्रेस ने 40 विभिन्न भाषाओं में किताबों की 2,12,000 प्रतियां छापी थी। ये प्रेस ऐसा प्रेस था जहाँ पे आपकी किताबें छपती थी। बस समझे दोस्तों, सेरारामपुर मिशन प्रेस ने क्या किया? 40 विभिन्न भाषाओं में किताबों की 2,12,000 प्रतियां छापी थी। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, भारत में डेनिश बस्तियों की समाप्ति कैसे हुई उसके बारे में भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। देखिए, एक उदय के बारे में पूछता है, पतन कैसे हुआ। तो नेपोलियन युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1815 ईस्वी के बीच चला। के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला करके डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया। अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर लिया और उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। अंतिम डच बस्ती सेरारामपुर को 1845 ईस्वी में डेनमार्क के द्वारा ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी भारत में जो डेनिश बस्तियों की समाप्ति हुई तो नेपोलियन युद्ध हुआ था कब? 1803 से 1815 के बीच, जिस दौरान डेनिश जहाज़ों पर अंग्रेजों ने क्या किया, यानी ब्रिटिशों ने क्या किया कि हमला कर दिया, जिससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो व्यापार होता था वो नष्ट कर दिया गया और अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा करके उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया। अंतिम डच बस्ती सेरारामपुर को 1845 में डेनमार्क के द्वारा ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि उनको उनके हाथों में दे दिया गया। डेनमार्क के द्वारा ब्रिटेन को दे दिया गया 1845 ईस्वी में। तो इस तरह से डेनिश बस्तियों की समाप्ति हो गई। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का सेशन भी पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस चैनल का सपोर्ट करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।